नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2015 प्रश्न पत्र के गणित और रीजनिंग पेपर के थर्ड पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप केवीएस पीआरटी अभी तक जितने भी वर्षों में पेपर हुए हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 97 से 99 के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कहा जा रहा है कि इन प्रश्नों में दी गई श्रृंखला पूरी कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और इसमें अगला टर्म क्या आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए पहले हम लोग डिजिट वाले को देखेंगे जो बीच में दिया गया है। 1 से 2 हो गया है, फिर 2 से 6 हो गया है, फिर 6 से 21 हो गया है। अगला डिजिट क्या आएगा ये ध्यान से देखिएगा। 1 से 2 कैसे हुआ है? 1 गुणे 1 प्लस 1 किया गया है। 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी अगला टर्म आ जाएगा। अब 2 से 6 कैसे हुआ है ध्यान से देखिएगा। 2 में 2 से गुणा कर दिया गया है और 2 से 2 जोड़ दिया गया। 2 दूनी 4 प्लस 2 बराबर 6 हो जाएगा। अब 6 से 21 कैसे आया? तो देखिए पहली बार हमें 2 मिला था तो 2 का 2 से गुणा करके और फिर 2 जोड़े थे। अब अगला टर्म हमें 6 मिल गया तो 6 में हम लोग क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे और इसमें 3 जोड़ेंगे भी तो 6 3 18 प्लस 3 21 हो जाएगा। अब हमें 21 मिल गया। अब 21 से अगला टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए पहले 1 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, अब 3 से गुणा किया था, अब की 4 से गुणा करेंगे तो 21 गुणे 4 हो जाएगा और जितने से गुणा कर रहे हैं उतना ही जोड़ दे रहे हैं तो 21 चौक 84 और 4 88 हो जाएगा। यानी कि अगला जो डिजिट आएगा वो क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए डिजिट तो कंफर्म हो गया कि 88 होगा। अब उससे पहले वाला जो अल्फ़ाबेट आया वो देखिए क्या होगा। तो देखिए क्यू के बाद से आर एस प्लस 2 हुआ है, उसके बाद से देखिए एस के बाद से टी यू प्लस 2 यहाँ पर भी है, उसके बाद से यू के बाद से देखिए वी डब्ल्यू प्लस 2 यहाँ पर भी है, यानी अगले में भी प्लस 2 आएगा, यानी कि डब्ल्यू के बाद से एक्स वाई, यानी अगला टर्म क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? उसके बाद से देखिए अंतिम, इसके बाद अंतिम वाला जो अल्फ़ाबेट है एफ से ई हुआ है, यानी कि एक माइनस हुआ है। ई से डी हुआ है, एक माइनस हुआ है, डी से सी हुआ है, एक माइनस हुआ है, तो सी से एक माइनस करेंगे तो बी आ जाएगा, यानी कि वाई 88 बी हमारा सही जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी वाई 88 बी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगले प्रश्न में भी एक सीरीज दिया गया है और अगला टर्म क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए इन्होंने क्या किया है, 2 3 हो गया, 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, 7 से 11 हो गया। ये विषम संख्या नहीं है बल्कि ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि अगर विषम संख्या होता तो 7 के बाद यहाँ पर 9 आना चाहिए था, लेकिन 9 नहीं आकर के 11 आया हुआ है, यानी ये अभाज्य संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 11 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या आ जाएगा? 11 के बाद से देखिए 12 भाज्य होता है, 13 आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 13 जो होता है वो अभाज्य संख्या होता है। इसके बाद से देखिए दूसरे टर्म को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? 3 से 5 हुआ है, 5 से 7 हुआ है, 7 से 11 हुआ है, 11 से 13 हुआ है। 13 के बाद अगला क्या आएगा? तो 13 के बाद 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, ये सब भाज्य थी, लेकिन 17 जो होगा वो अभाज्य है। तो 13 17 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी 13 17 सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 99 की। दिया गया है CAT फिर FDW और IGZ, अगला टर्म क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए C के बाद से DEF प्लस 3 हुआ है, उसके बाद से F के बाद से प्लस 3 देखिए GHI, उसके बाद से प्लस 3 अगला वाला भी होगा, तो I के बाद से तीसरा देखिए JKL, तो पहला टर्म तो L हो जाएगा। बीच वाला देखिए A से D हुआ है तो BCD प्लस 3 ये भी हुआ है। D के बाद से देखिए G हुआ है, EFG प्लस 3 ये भी हुआ है, तो इसके बाद भी प्लस 3 हो जाएगा। तो G के बाद से गिनिए HIJ, यानी कि LJ हो जाएगा। उसके बाद से अगला टर्म देखिए टी से ये शुरू करके डब्लू पर गए हैं, तो टी के बाद से देखिए UVW प्लस 3 यहां पर भी है, डब्लू से जेड पर गए हैं, XYZ प्लस 3 ये भी है, तो यानी अगला भी प्लस 3 आएगा। तो जेड के बाद से ABC, अगला टर्म क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, यानी LJC। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी LJC इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 100 से 102 के बीच में यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया, जल्दी से पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई सूचना को ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर दिया गया है 4 दोस्त हैं A B C और D, कक्षा 10+2 यानी इंटरमीडिएट में एक साथ पढ़ते हैं। A और B हिंदी में अच्छे हैं लेकिन गणित में कमज़ोर हैं। A और C संस्कृत में अच्छे हैं लेकिन गणित में कमज़ोर हैं। तो ये एक तरीके से सबका चारों जो इनके दोस्त हैं इनका एक डेटा दिया गया कि कौन किस में कमज़ोर है, किस में अच्छा है। ठीक है, तो पहले हमें इनके अनुसार डेटा को अरेंज करना होगा। जैसे कि देखिए ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पर टोटल कितने सब्जेक्ट बताए गए हैं? टोटल 5 सब्जेक्ट बताए गए हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट बताए गए हैं। तो 4 दोस्त थे, तो मान लीजिए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बी सी और डी, और जो टोटल 5 सब्जेक्ट थे कौन कौन से हैं? इंग्लिश है, तो मैं इसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूँ। दूसरा क्या था? दूसरा था हिंदी था। पहले ये हिंदी से शुरुआत किए, तो पहले हम लोग भी हिंदी लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है, पहले हम लोग हिंदी से शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला हिंदी हो गया, दूसरा इंग्लिश हो जाएगा, तीसरा सब्जेक्ट कौन सा दिया है? संस्कृत दिया गया है। चौथा सब्जेक्ट क्या दिया गया है? गणित दिया गया है, यानी मैथ। और पांचवा क्या दिया गया है? पांचवा भूगोल दिया गया है, यानी कि SST। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे जैसे प्रश्न में बोलेगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे। कहा जा रहा है कि 4 दोस्त ABCD 10+2 में एक साथ पढ़ते हैं। ए और बी हिंदी में अच्छे हैं। देखिए ए और बी हिंदी में अच्छे हैं, तो हिंदी के सामने सबसे पहला वाला हिंदी था, तो अच्छे के लिए गुड वर्ड मैं यूज करूंगा और कमजोर के लिए बैड वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, या फिर वीक आप कर सकते हैं, W यूज कर सकते हैं। तो ए और बी हिंदी में अच्छे थे, तो ए और बी के आगे मैं गुड लिख देता हूं। ठीक है, इसके बाद से देखिए आगे पढ़िए। लेकिन अंग्रेजी में कमजोर है। अंग्रेजी में कौन कमजोर है? ए और बी। तो यहां पर वीक मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कमजोर के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद से क्या बोला गया है? ए और सी संस्कृत में अच्छे हैं। ए और सी की बात की गई है, संस्कृत में अच्छे हैं, तो ए के नीचे मैं गुड लिख देता हूं संस्कृत में, और सी के नीचे भी गुड लिख देता हूं। आगे देखिए, लेकिन गणित में कमजोर है। गणित में ए और सी कमजोर है, तो मैथ के आगे मैं वीक लिख देता हूं, ए के आगे और सी के आगे। यहां तक क्लियर? आगे पढ़िए। सी और डी अंग्रेजी में अच्छे हैं। सी और डी किस में अच्छे बताए जा रहे हैं? अंग्रेजी में। तो सी के आगे मैं लिख देता हूं अंग्रेजी में गुड, और डी में भी गुड हो गया। ठीक है, लेकिन भूगोल में कमजोर बताए जा रहे हैं, तो सी और डी जो है SST में कमजोर, यानी कि वीक यहां पर भी और यहां पर भी हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। डी और बी गणित के साथ साथ संस्कृत में भी अच्छे हैं। डी और बी की बात की गई, डी और बी, तो डी किस में बताया जा रहा है? गणित के साथ साथ संस्कृत में। तो गणित में डी को मैं गुड लिख देता हूं, और बी को भी मैं गणित में गुड लिख देता हूं। गणित के साथ साथ संस्कृत में भी बात की गई थी, तो संस्कृत में भी बी गुड हो जाएगा और डी भी गुड हो जाएगा। ये हमारा पूरा चार्ट बन गया। अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखना है। 100 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन हिंदी में अच्छा है लेकिन गणित में नहीं? तो हिंदी में अच्छा है लेकिन गणित में कौन नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि हिंदी में अच्छा है लेकिन गणित में कमजोर है। क्योंकि ए के नीचे देखिए हिंदी में गुड लिखा हुआ है, और गणित माफ कीजिएगा, ए के नीचे देखिए हिंदी में गुड लिखा हुआ है, और मैथमेटिक्स यानी गणित में W लिखा हुआ है, यानी वीक लिखा हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न देखिए। दोस्तों का कौन सा जोड़ा अंग्रेजी और संस्कृत दोनों में अच्छा है? कौन सा जोड़ा अंग्रेजी और संस्कृत दोनों में अच्छा है? तो देखिए अंग्रेजी में कौन अच्छा है? तो एक तो सी अच्छा है और एक डी अच्छा है। सी और डी अंग्रेजी में भी अच्छा है और संस्कृत में भी अच्छा है, सी और डी। देखिए संस्कृत और अंग्रेजी दोनों में अच्छा है, सी और डी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित तौर पर सही है? पहला दिया गया है ए भूगोल हिंदी और संस्कृत में अच्छा है। ए देखिए भूगोल में अच्छा बताया जा रहा है, तो ए के बारे में तो कोई जानकारी है नहीं भूगोल में, तो ये हमारा निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता। दूसरा देखिए सभी 4 दोस्त संस्कृत में अच्छे हैं, तो संस्कृत में देखिए सभी 4 दोस्त अच्छे हैं। देखिए संस्कृत वाला देखिए चारों में ABCD में गुड गुड लिखा हुआ है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा वाला देखिए सी और डी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी अच्छे हैं। सी और डी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी अच्छे हैं, तो हिंदी के बारे में सी और डी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। डी देखिए सी गणित और हिंदी और भूगोल में अच्छा है। सी के बारे में बोला जा रहा है गणित में देखिए ये W लिखा हुआ है यानी वीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी केवल यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 103 से 105 के लिए फिर से यहां पर निर्देश दिए गए, जल्दी से पढ़ लेते हैं। इन प्रश्नों में पहले 2 कथन क और ख तथा इसके बाद 2 निर्देश 1 और 2 दिए गए हैं। दोनों कथनों को सही माने भले ही वे आपको आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हों। मतलब कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसे हमको सही मान करके चलना है और उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है ये हमको बताना है। देखिए फैसला करें कि दिए गए कथनों में से कौन सा दिया गया निष्कर्ष निश्चित तौर पर निकलता है। अपना उत्तर निम्नलिखित रूप में अंकित करें। देखिए ध्यान से समझिएगा।
कहा यह जा रहा है कि यदि ना तो एक और ना ही दो निष्कर्ष निकले तो हमें उत्तर 1 देना है। अगर केवल दो निष्कर्ष निकलता है तो हमें उत्तर 2 देना है। अगर केवल एक निष्कर्ष निकलता है तो हमें 3 उत्तर देना, और अगर 1 और 2 दोनों निष्कर्ष निकलता है तो हमें 4 उत्तर देना है। ठीक है, चलिए इस पर आधारित जो पहला प्रश्न 103 नंबर का है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्टेटमेंट क जो है वो कहा जा रहा है कि यदि प्याज के उत्पादन में कमी है तो प्याज की कीमत बढ़ेगी। अब देखिए ये हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मान करके चलना है जो स्टेटमेंट में दिया गया है, और इसी के आधार पर निष्कर्ष को देखना है। दूसरा दिया गया प्याज की कीमत बढ़ गई है, प्याज की कीमत बढ़ गई है, तो हमसे ये पूछा जा रहा था कि इसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला दिया गया प्याज के उत्पादन में कमी है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर देखिए प्याज के उत्पादन में कमी है तभी तो प्याज की कीमत बढ़ी है, तो ये तो बिल्कुल बात सही है। और दूसरा दिया गया है कि प्याज का निर्यात किया गया था, तो निर्यात के बारे में स्टेटमेंट में कोई भी जानकारी दी ही नहीं गई है, तो जब हमारे पास जानकारी नहीं है तो उसको हम लोग सही नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें स्टेटमेंट के आधार पर ही निष्कर्ष केवल निकालना है। ठीक है, तो देखिए केवल एक वाला यहां पर सही है, और केवल एक के लिए हमें कौन सा विकल्प चुनना था? तीसरा विकल्प चुनना था। देखिए केवल एक निष्कर्ष अगर निकलता हो तो तीसरा विकल्प चुनना था, तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर भी देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट क ये कह रहा है यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलें तो हम मैच जीत जाएंगे, यानी कि सभी अपना 100% दें, अपनी क्षमता से खेलें तभी मैच जीतेंगे, ये बोला गया है। दूसरा देखिए हमने मैच जीत लिया है, ये 2 स्टेटमेंट हैं। अब पहला निष्कर्ष क्या दिया गया है? सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलें, बिल्कुल सही बात है। पूरी क्षमता से खेलेंगे तभी तो जीतेंगे, ये स्टेटमेंट में कहा गया है। और हम ये भी स्टेटमेंट दिया गया कि हमने मैच जीत लिया, यानी कि सारे जो खिलाड़ी हैं वो पूर्ण क्षमता के साथ खेले होंगे, तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। दूसरा देखिए कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले हैं, तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि पूरी क्षमता से खेलेंगे तभी जीतेंगे, और यहाँ पर जीत भी लिया है, तो जीतने का मतलब ये हो गया कि सारे जो खिलाड़ी थे वो अपनी क्षमता से खेले थे। तो ऑप्शन नंबर 1 विकल्प निष्कर्ष 1 यहाँ पर अप्रोप्रिएट है और दूसरा गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 1 के लिए हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इसका भी विकल्प 3 सही उत्तर होगा। केवल आपको विकल्प देना था कौन सा सही है, क्योंकि वहां पर हमें डिफाइन किया गया कि तीसरे का मतलब कि केवल एक वाला निष्कर्ष सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं 105 प्रश्न की तरफ। यहां पर भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ कारोबारी धनी होते हैं, कुछ कारोबारी, यहां खुद नहीं बल्कि कुछ है। कहा जा रहा है कि कुछ कारोबारी धनी होते हैं, मतलब कि सभी कारोबारी नहीं बल्कि कुछ उसमें से धनी होते हैं। दूसरा देखिए सोनम धनी है। अब सोनम धनी है तो क्या हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो कारोबारी होगा? नहीं होगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि कुछ ही कारोबारी धनी है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि किसी दूसरे व्यवसाय से वो जुड़ा हो और उसके बाद भी वो धनी हो, क्योंकि सभी कारोबारी तो धनी है नहीं। अगर सभी कारोबारी धनी होते तब हम लोग निकाल सकते थे इसका निष्कर्ष कि सोनम भी कारोबारी होगा तभी वो धनी है। ठीक है, तो यहां पर केवल कुछ की बात की गई थी, इस वजह से यहां पर हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि सोनम कारोबारी है। पहला स्टेटमेंट देखिए सोनम एक कारोबारी है, तो ये निष्कर्ष गलत है। दूसरा देखिए सोनम की एक बड़ी फर्म है, तो फर्म के बारे में कोई भी जानकारी ऊपर नहीं दिया गया, तो ये भी हम गलत मान करके चलेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प 1 हो जाएगा, क्योंकि विकल्प 1 में लिखा गया था ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अगर सही होगा तो हमें विकल्प 1 चुनना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प 1। अगला प्रश्न पूछा गया था, राजेश का परिचय कराते हुए नेहा ने कहा इसके भाई के पिता, ध्यान से समझिएगा, नेहा अलग कहीं पर है और किसका परिचय करा रही है? वो परिचय करा रही है राजेश का। मान लीजिए राजेश यहां पर है और कहा जा रहा है कि राजेश का परिचय कराते हुए कहा कि इसके भाई, यानी किसके भाई? राजेश का भाई। अब राजेश का भाई होने के लिए मान लीजिए यहां पर मैं राजेश का भाई लिख देता हूं। ये होने के लिए जरूरी ये है कि दोनों के पिता एक होंगे तभी तो वो उसका भाई होगा। तो मान लीजिए इनके पिता कॉमन होगा यहां पर। ठीक है, पिता मेरे दादा। अब कौन बोल रहा है मेरे दादा? नेहा बोल रही है मेरे दादा। तो जब राजेश के भाई का पिता मेरे दादा, यानी नेहा के दादा जो है वो इनके भी दादा हैं, तभी तो वो नेहा के भी दादा होंगे और इनके भी होंगे। देखिए क्या बोला जा रहा था, इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। अब देखिए ये बोला जा रहा था ना कि ये जो भाई है वो मेरे दादा, यानी कि नेहा के जो दादा हैं उसके इकलौते बेटे तभी तो होंगे। कैसे इकलौते होंगे? क्योंकि दादा के पिता के बेटे क्या हो जाते हैं? वो इकलौता बेटा यहाँ पर भाई को बताया गया है, और इसलिए, और ये दादा किसके थे? नेहा के भी दादा थे, यानी ये इनके भी पिता हो जाएंगे। जाहिर सी बात है। तब अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि नेहा का राजेश से क्या संबंध है? तो राजेश यहां पर था और नेहा का क्या संबंध है? तो नेहा यहां पर लड़की हो जाएगी। लड़की क्यों होगी? क्योंकि ये बोला गया है कि बोला गया था ना कि इकलौते बेटे हैं, यानी कि
ये जो भाई का था ये जेंडर क्या है, ये मेल है, और जब इकलौता हो गया तो केवल यही एक लड़का हो सकता है, तो बाकी के जो दो बचे हुए वो लड़की होंगी। यानी कि नेहा का जेंडर हमसे पूछा गया है कि नेहा का रिश्ता राजेश से क्या है, तो नेहा लड़की है, तो राजेश की क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी बहन इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राम की आयु पिछले वर्ष की एक संख्या का वर्ग थी और अगले वर्ष वह एक संख्या का घन हो जाएगी, उसकी आयु के फिर से एक संख्या का घन हो जाने के लिए उसे कितना इंतजार करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए इस प्रश्न को अगर आप एक्स वाई जेड मान करके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका लंबा समय व्यतीत होगा फालतू में। यहाँ पर आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ये मानूं कि राम की जो वर्तमान आयु अगर मैं 26 मान लूँ, ध्यान से समझिएगा, राम की वर्तमान आयु मैं 26 मान ले रहा हूँ, तो उससे पिछले वर्ष यानी एक वर्ष कम, यानी कि पिछले वर्ष उसका आयु कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कहा जा रहा है कि एक संख्या का वर्ग है, 25 किसका वर्ग होता है, आप कहेंगे कि 5 का वर्ग होता है, यानी यहां तक सेटिस्फाई किया। और कह रहा है अगले वर्ष, यानी अभी 26 का था, 26 वर्ष का है वर्तमान में, तो अगले वर्ष यानी 27 साल का हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि अगले वर्ष वह एक संख्या का घन हो जाएगी, यानी कि घन क्या हो जाएगा, 3 का ये क्यूब हो जाएगा। अब पूछा यह जा रहा है कि उसकी आयु के फिर से एक संख्या का घन हो जाने के लिए उसे कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो देखिए ये 3 का क्यूब 27 था, अगली संख्या 4 आएगी और 4 का क्यूब 64 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, यानी उस समय उसकी एज 64 होगी और अभी उसकी वर्तमान आयु क्या है, 26 साल है। तो 64 में से 26 साल घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसे कितना इंतजार करना पड़ेगा अगली संख्या का घन होने में। तो देखिए 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा और यहां बचेगा 5 में से 2 जाएगा 3, यानी अभी उसे 38 साल और इंतजार करना पड़ेगा अगली संख्या का घन होने में। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 38 साल। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक पार्टी में प्रत्येक मौजूद व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति के साथ हाथ मिलाता है, यदि कुल मिलाकर के 105 बार हाथ मिलाए गए तो पार्टी में कितने व्यक्ति मौजूद थे। ध्यान से समझिएगा, मैं मान ले रहा हूं कि पार्टी में टोटल n व्यक्ति मौजूद थे, तो n व्यक्ति जो होंगे अब अपने से तो हाथ मिलाएगा नहीं, अपने के अलावा बाकी पार्टी में मौजूद लोगों से हाथ मिलाएगा, यानी कि टोटल जब n है तो वो कितने अन्य लोगों से हाथ मिलाएगा, वो n-1 से और हाथ मिलाएगा। ठीक है, तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे हाथ मिलाता हूं तो हाथ मिलाना 2 बार काउंट हो गया ना, क्योंकि मैं आपसे हाथ मिला रहा हूं और आप मेरे से हाथ मिला रहे हैं, यानी 2 बार काउंट हो गया। यानी कि ये जो टोटल हाथ मिलाने की संख्या इसमें हमें 2 से भाग देनी होगी, और ये कितने के बराबर दिया गया है, 105 के बराबर दिया गया है, तो इसके मान के बराबर 105 हो जाएगा। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब देखिए सबको मैं गुणा कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, n² माइनस n माइनस ये हो जाएगा 210, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको मैं इधर पक्षांतर कर लिया। अब देखिए अगर n² माइनस n 210 को अगर हम लोग इसको तोड़ें तो 210 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 14 का अगर हम लोग 15 से गुणा करें, 14 का देखिए 15 का अगर 14 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 14 25 70 के 0 हाथ में, 7 14 और 7 21, यानी कि 15 और 14 इसका गुणनखंड हो सकता है। तो अगर मैं देखिए n² माइनस 15 n प्लस 14 n माइनस 210 इज इक्वल टू 0। अब n कॉमन लेता हूं तो n माइनस 15 हो जाएगा, और प्लस यहां से अगर मैं 14 कॉमन लेता हूं तो n माइनस 15 हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट से n माइनस 15 को कॉमन ले लेते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा n प्लस 14। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, जब इसको 0 मानेंगे तो n का मान निगेटिव में आ जाएगा -14, और अगर इसको 0 मानते हैं तो n का मान 15 आएगा जो कि पॉजिटिव में होगा, यानी कि व्यक्ति की संख्या निगेटिव तो हो नहीं सकती है, यानी कि 15 वाला इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी कतार में मैं आखिरी व्यक्ति हूं, मान लीजिए कि ये कोई कतार है और इसमें मैं यहां पर खड़ा हूं, आखिरी व्यक्ति हूं, जबकि मेरा दोस्त आगे से 7वें स्थान पर है। मान लीजिए ये आगे से कोई एक पोजीशन है, 7वें स्थान पर मेरा दोस्त है। यदि मेरे और मेरे दोस्त के ठीक बीच खड़ा व्यक्ति आगे से 23वें स्थान पर है, यानी कि ये भी 7वें स्थान पर था आगे से, और आगे से 23वें स्थान पर यहाँ पर कोई ठीक बीच में मेरे और मेरे दोस्त के ठीक बीच में है, तो कतार में मेरा स्थान क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी कि मैं सबसे अंतिम में था, यानी टोटल कितने बच्चे हैं ये पूछा जा रहा है, क्योंकि टोटल बच्चे होंगे, जब मैं सबसे अंतिम में खड़ा हूं तो जाहिर सी बात है मैं ही अंतिम बच्चा होऊंगा, यानी कुल बच्चों की संख्या हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए यहां पर देख लीजिए, यहां पर यह बोला जा रहा था कि ये जो ठीक बीच में व्यक्ति है वो उनके बीच में वो टोटल 23 बच्चे हैं। जब इसकी संख्या में 23 मिल गई, इसकी संख्या में कितनी मिल गई, 23 मिल गई, और इसके बीच में अगर हमें संख्या निकालनी हो तो 23 में से
7 अगर हम लोग घटा दें, 23 में से 7 घटा दें तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। 23 में से 7 घटा दें तो 16 बचेगा। 7 मैं क्यों घटा रहा हूं, क्योंकि ये इसका पोजीशन है, यानी कि ये इसका पोजीशन है 16, यानी कि यहां से और यहां के बीच में 16 बच्चे हैं। और अगर मैं ये संख्या निकाल दूं तो इनके बीच में टोटल 15 बच्चे हो जाएंगे। अब ये बच्चा जो है वो इसके और इसके ठीक बीच में है, तो यानी कि यहां से यहां के बीच में अगर 15 बच्चे हैं तो यहां से यहां के बीच में भी 15 बच्चे हो जाएंगे। तो अब देखिए यहां पर टोटल 15 बच्चे, ये 15 बच्चे, ये 30 बच्चे हो गए, एक ये 31 हो गया, 31 ध्यान से देखिएगा 31 हो गया। इसके बाद से ये 32 और 32 के बाद से ये 7 बच्चे यहां से इसके पहले के हैं, तो 32 और 7 39, टोटल कितने बच्चे हैं, 39 बच्चे हैं। और मैं सबसे आखिरी में खड़ा था तो मेरा पोजीशन कौन सा हो जाएगा, 39वां। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी 39 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक घन को इस तरीके से रंगना है कि अगल बगल की सतहों पर एक ही रंग होने से बचा जा सके। आपको कम से कम कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये एक घन है, तो प्रत्येक सतह को क्या बोला जा रहा है, एक घन को इस तरीके से रंगना है कि अगल बगल की सतहों पर एक ही रंग ना हो। ठीक है, तो कम से कम कितने रंग की जरूरत पड़ेगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक अगल बगल के सतह पर एक रंग नहीं होने चाहिए। तो ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, जब ये वाला जो सतह है और इसके ठीक सामने वाला सतह ये वाला, इसको एक रंग कर दें। इसके बाद से ये वाला जो सतह है ऊपर छत वाला और नीचे फर्श वाला, इसको एक रंग कर दें। और इसके बाद से ये पीछे वाला जो दीवार है और आगे वाला जो दीवार है इसको एक रंग कर दें। यानी कि टोटल 6 फलक होते हैं, जिसमें से आमने सामने वाले फलक को एक रंग से हमें करना है। क्यों एक रंग से कर रहा हूं, क्योंकि कम से कम कलर हमें बताने हैं, कम से कम कलर का यूज करना है। तो कम से कम कलर 3 कलर हो सकते हैं जिसमें अगल बगल के सतह एक रंग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों केवीएस पीआरटी 2015 प्रश्न पत्र के गणित और रीजनिंग पार्ट के तीसरे वीडियो का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप केवीएस पीआरटी अभी तक जितने भी वर्षों में पेपर संपन्न हुए हैं उन सबका अगर कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।